Hello my all dears, it's Sir Suresh Kumar, your biology lecturer at Government Boys Degree College उमरकोट। तो बेटा हम आज अपना लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मेटाबॉलिज्म। ये हमारा बायोमॉलिक्यूल जो चैप्टर है उसका ये 5वां लेक्चर है और इसका टाइटल है मेटाबॉलिज्म। बहुत सारे बच्चों को बेटा ये पता होगा कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। बड़ा मेटाबॉलिज्म हम सिंपल लफ्ज़ों में कहें तो ये क्या है, फंक्शन होता है। बस फंक्शन, काम। जो भी लिविंग बॉडी है, जानदार हैं, उसमें जो काम हो रहे हैं ना, उन कामों को, उन फंक्शंस को हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म। अपनी बॉडी के अंदर जो जो काम हो रहे हैं, इन काम को, इन फंक्शन को, इन प्रोसेस को हम ओवरऑल, इन रिएक्शन को हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म जो होते हैं बेटा, ये दो टाइप के होते हैं। आगे देखें, इसकी डेफिनेशन ये होगी कि द प्रोसेस इन विच, वो अमल जिसमें, इन विच मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, मॉलिक्यूल बने और टूटे, ब्रेक्स डाउन, इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। उसको हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म। वो प्रोसेस जिसमें चीज़ें टूटे बने, टूटे बने, टूटे बने, तो उस अमल को हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म के टाइप्स हैं टोटल जो हैं बेटा। मेटाबॉलिज्म जो हैं इसके टाइप हैं टू टाइप हैं। एक है नंबर 1 एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म का दूसरा नाम है कंडेंसेशन, भी इसको कहते हैं। ये वो प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन होती है, चीज़ें जो हैं वो बनती हैं। फॉर्मेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, इसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो हैं वो बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लार्ज, और हम कहेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल, या हम कहेंगे इसको पॉलीमर्स, या हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स, या यूं कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बायोकेमिकल्स। इस प्रोसेस को हम कहेंगे फ्रॉम, एनाबॉलिज्म कहेंगे फ्रॉम मोनोमर, जो बनेंगे छोटे मॉलिक्यूलों के मोनोमर से, या मोनोमर को दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं सब यूनिट्स, या मोनोमर को दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे स्मॉल मॉलिक्यूल्स, या बेटा हम इन मोनोमरों को कहेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो ये चीज़ें जो हैं ऐसे छोटे मॉलिक्यूलों के मिलने से बनेंगी, तो इस प्रोसेस को कहेंगे एनाबॉलिज्म। इसका मतलब क्या है, देखें बेटा, ये बहुत सारे छोटे छोटे अब मॉलिक्यूल हैं। ये एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, ये एक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ये मोनोमर हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल हैं। अब ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल हैं, या इसको हम मोनोमर कहेंगे या सब यूनिट कहेंगे, ये मिलेंगे आपस में, और इनको मिलाने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी दी जाएगी। वो जो एनर्जी है यहाँ पे, वो बेटा होगी एटीपी। तो यहाँ पे एटीपी जो है वो यूज़ होगी, एटीपी जो है वो यहाँ पे एनर्जी देगी, या फिर कोई और सोर्स हो सकता है, जैसे सनलाइट हो या फायर हो, कोई भी, मतलब एक्सटर्नल एनर्जी हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी इन मोनोमरों को मिलाने के लिए। वो जो एक्सटर्नल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी है, वो इन मोनोमर के बीच में बॉन्ड बनाएगी। जैसे ही बॉन्ड बनेगा तो ये मोनोमर आपस में मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जैसे बेटा देखें, अब ये सारे मोनोमर हैं, अब ये आपस में ये मिल जाएंगे, और ये देखें आपस में मिले हैं बॉन्ड के ज़रिए। बॉन्ड ने इन मोनोमरों को मिला लिया है। अब ये बीच में बॉन्ड बनाए मोनोमर्स के बीच में। अब दूसरी बात, एक तो उनको आपस में मिलाने के लिए बॉन्ड चाहिए, माना एनर्जी चाहिए,
पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन, इनको मिलाने के लिए हमें इनको अनस्टेबल करना पड़ेगा। अनस्टेबल ये ऐसे होंगे कि एक मोनोमर है उसका OH दूसरे मोनोमर का H, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे रिलीज होगा पानी। ऐसे इस मोनोमर का OH सामने वाले मोनोमर का हाइड्रोजन एटम रिएक्ट होंगे, पानी बनेगा। ऐसे इस मोनोमर का H इस वाले का OH आपस में मिलेंगे, पानी बनेगा, रिलीज होगा। तो मतलब आप यूं समझें बेटा, अगर ये मोनोमर 4 हैं तो इनके बीच में बांड 3 बनेंगे, 1 2 3, और पानी जो है वो रिलीज होंगे 3। मतलब कि कोई पूछे आपसे कि ये एक मिसाल है पॉलीमर है, इसमें 100 मोनोमर है, तो इसके बीच में बांड कितने हैं? अगर वो एक लंबी कतार में तो -1 कर दें, 99 बांड होंगे उसमें। और कितने पानी रिलीज हुए होंगे उसमें? सिंपल है, 100 मोनोमर है, एक को कम करो, 99 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए होंगे और 99 बीच में बांड बने हैं, सिंपल। तो जैसे यहाँ पे देखें ये 4 मोनोमर है तो बांड कितने बने बीच में? 1 2 3 बांड। यहाँ पे यूँ समझो 3 ATP यूज हुई हैं, सिंपल। 3 पानी के मॉलिक्यूल यहाँ रिलीज हुए, 3 बीच में बांड बने इन 4 मोनोमर को मिलाने के लिए। 5 मोनोमर है तो ये 4 ATP खर्च होंगे, -1 करो, 4 पानी रिलीज होंगे, 4 बांड बनेंगे आगे। अब ये फॉर एग्जाम्पल बेटा ये मोनोमर है छोटे छोटे, इनका नाम है शुगर, मिसाल है। अब ये मोनोमर जो हैं बेटा, इन मोनोमर का मिसाल है, नाम है शुगर से, ये शुगर है, ग्लूकोज है। तो ये ग्लूकोज जब मिलेंगे तो इससे ये बड़ा सा शुगर बनेगा, बड़ा सा कार्बोहाइड्रेट बनेगा। इस कार्बोहाइड्रेट को हम कहेंगे पॉलीसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट, या बेटा इस कार्बोहाइड्रेट को हम कहेंगे क्या? पॉलीसेक्राइड शुगर। और पॉलीसेक्राइड या कार्बोहाइड्रेट जो बड़े बड़े हैं ना पॉलीमर, इनके मिसाल हैं काइटिन, ये शुगर है। इसके अलावा सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के बाद स्टार्च, ये 4-5 मेन एग्जांपल है जो आपको याद करनी है। काइटिन है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट टॉपिक में। ये 4 मिसालें आपके, इसको पॉलीसेक्राइड कहेंगे और ये कार्बोहाइड्रेट हैं। ये बड़ी शुगरें हैं और ये बड़ी 4 शुगरें बनी हैं बहुत सारे 100,000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के मिलने से बनती हैं। तो ये बेटा बड़े बड़े पॉलीमर हैं जो बने इस छोटे मोनोमर से। ये यूं समझो ग्लूकोज हैं, ये जब मिलेंगे तो बड़ी सी यूं कतार बनेगी। इस कतार को हम पॉलीमर कहेंगे या बड़ा मॉलिक्यूल कहेंगे, या उसको काइटिन, सेलुलोज, ग्लाइकोजन या स्टार्च कहेंगे। एक ये बात हुई। तो ये मॉलिक्यूल बनेंगे तो इसको एनाबॉलिज्म कहेंगे। और एनाबॉलिज्म के अंदर आगे अगर ये मोनोमर बेटा मिसाल है अमाइनो एसिड है, ये छोटा मॉलिक्यूल है, इस छोटे मॉलिक्यूल का नाम है, मिसाल है बेटा इस छोटे मोनोमर या सब यूनिट का नाम है अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड जब आपस में मिलेंगे तो एक लंबी सी कतार बनेगी। इस लंबी सी कतार को हम बोलेंगे प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ये एक पॉलीमर है। प्रोटीन जो बनेगा अमाइनो एसिड के जुड़ने से, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एनाबॉलिज्म। ऐसे फॉर एग्जांपल ये छोटा मॉलिक्यूल जो मोनोमर है इसका नाम है फैटी एसिड और दूसरा है फॉर एग्जांपल ग्लिसरॉल या इथानॉल या अल्कोहल। तो इससे क्या होगा, ये जब आपस में मिलेंगे तो लिपिड बनेगा। लिपिड एक पॉलीमर है। ये बेटा मिसाल फैटी एसिड है, ये ग्लिसरॉल है। ये आपस में मिलेंगे तो इससे लंबी सी कतार बनेगी, चेन। उस चेन को हम कहेंगे लिपिड या चर्बी। तो फॉर्मेशन लिपिड या प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम दीज मोनोमर इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। या एक चौथा मिसाल है
कि ये छोटा मॉलिक्यूल मोनोमर मिसाल है बेटा न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलेंगे तो उससे एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनेगा जिसको हम कहेंगे डीएनए या फिर आरएनए। और डीएनए और आरएनए इन दोनों को हम मिला के कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियस क्या है? बड़ा पॉलीमर है। तो देखें ये वो प्रोसेस है बेटा जिसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, या लार्ज मॉलिक्यूल कहेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल, या पॉलीमर माना मेनी मॉलिक्यूल के बने हुए, या बायो मॉलिक्यूल या बायोकेमिकल्स। ये 4-5 नाम इन 4 चीज़ों के हैं। ये बड़े मॉलिक्यूल हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, ये पॉलीमर हैं। ये जब बनेंगे इन छोटे छोटे मॉलिक्यूलों के मिलने से, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे एनाबॉलिज्म या फॉर्मेशन या कंडेंसेशन कहेंगे। अब ये तब मिलेंगे जब इसको एक्सटर्नल एनर्जी देंगे, हीट देंगे या हम एटीपी देंगे, मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी यहाँ पे ना। तो एनर्जी वो जाके इनके अंदर पानी रिलीज कराएगी, एक मोनोमर डोनेट करेगा अपना OH, दूसरा करेगा हाइड्रोजन, फिर ये पानी निकलेगा। ये पानी अपने आप जो हम पी रहे हैं वो नहीं है, ये पानी खुद मोनोमरों से निकल रहा है। तब भी ये मोनोमर के बीच में अनस्टेबिलिटी होगी और फिर ये आपस में बॉन्ड बनाना शुरू करेंगे, ऐसे जुड़ जाएंगे। तो याद रखें बेटा, एनाबॉलिज्म में बड़े मॉलिक्यूल ये बनते हैं इनके मिलने से, और दूसरी जो चीज़ बनती है वो पानी बनता है। वाटर यहाँ पे रिलीज हो रहा है खुद मोनोमरों से, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे डिहाइड्रेशन। तो याद रखें एनाबॉलिज्म या कंडेंसेशन में क्या होती है बेटा? डिहाइड्रेशन होती है, यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर होता है फ्रॉम मोनोमर्स। एक बांड में एक वाटर रिलीज होता है, दूसरे बांड बनाने में दूसरा, तीसरा बनाने में तीसरा, ऐसे ये वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। नेक्स्ट, अब इसका कोई एग्जाम्पल लेते हैं एनाबॉलिज्म का। बहुत ही मशहूर एक एग्जाम्पल है, ये बच्चों को पता भी होगा। इसका एग्जाम्पल है बेटा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस क्या है? एनाबॉलिक प्रोसेस है। ऐसे एक प्रोसेस है जिसका नाम है ट्रांसलेशन, या इसको हम कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। ये एक ऑर्गेनेल नहीं है आपके सेल में, राइबोसोम, जो प्रोटीन बनाता है। ये 2 प्रोसेस है मेन, और भी बहुत सारे, मगर ये 2 आप याद करें। अब ये देखें, ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, प्लांट हैं, ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? ये जिसमें खाना बनता है, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड पानी के मिलने से ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज क्या है? यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल है जो और छोटे मॉलिक्यूलों के मिलने से बना। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो कार्बन से पानी छोटे हैं, उनसे बड़ा मॉलिक्यूल बना, उनके लिए तो पॉलीमर ये ग्लूकोज है, ये बना। फिर ग्लूकोज आगे मिलते जाएंगे आपस में, उसमें पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड शुगरें बनेंगी। तो ये क्या है? एनाबॉलिज्म है सारा। और ये प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। तो क्लोरोप्लास्ट बेटा क्या कर रहा है? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये ऑर्गेनेल दोनों एनाबॉलिज्म करते हैं। अब राइबोसोम में वो अमीनो एसिड को यूं जोड़ता है आपस में, ये आपका ऑर्गेनेल है राइबोसोम। ये राइबोसोम अमीनो एसिड को यूं जोड़ता जाता है, जोड़ता जाता है, जोड़ता जाता है, जिसके नतीजे में एक लंबी सी कतार बनती है। इस लंबी सी कतार को हम बोलेंगे प्रोटीन। ये भी क्या है? एनाबॉलिक प्रोसेस है। तो एनाबॉलिज्म कौन कर रहा है यहाँ पे? यहाँ पे एनाबॉलिज्म राइबोसोम कर रहा है, और ये तभी बनेंगे जब एटीपी मौजूद होगी। तो ये आपके एग्जाम्पल है कुछ एनाबॉलिज्म के। नेक्स्ट, अब बेटा देखें एनाबॉलिज्म जो है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये एंडोथर्मिक है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी दी जा रही है, एनर्जी जज़ब हो रही है, जज़ब कर रहे हैं मोनोमर, एनर्जी को जज़ब कर रहे हैं। तो इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एनाबॉलिज्म जो है वो याद रखें एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये प्रोसेस एब्जॉर्ब करता है हीट को या एनर्जी को, हीट को या एनर्जी को, याद रखें। अब आगे हम बढ़ते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है बेटा सेकंड स्टेप, जिसका नाम है कैटाबॉलिज्म।
अब कैटाबोलिज्म जो है ये इसके अपोजिट ले लें, बहुत ही इजी टॉपिक है, इजी प्रोसेस है। कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म के क्या है, अपोजिट प्रोसेस है, एंटागोनिस्टिक प्रोसेस है। या यूं समझें आप, जो चीज यहां पे बनी है वो वहां पे टूटेगी, बिल्कुल इसके अल्टरनेट कर दें। कैटाबोलिज्म को दूसरे नाम से हम कह सकते हैं इट इज डाइजेशन या डाइजेस्टिव प्रोसेस या फेगोसाइटिक प्रोसेस। कैटाबोलिज्म क्या होगा, ब्रेक डाउन होगी, हर एक चीज टूटेगी यहां पे, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल या पॉलीमर्स या ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, या यूं कहेंगे ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल। ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल है ना, मैक्रो मॉलिक्यूल, वो टूटेंगे, वो ब्रेक डाउन होंगे, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स या फिर इनटू मोनोमर्स, या फिर ये टूटेंगे इनटू देयर सब यूनिट्स, या ये टूटेंगे इनटू देयर बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म क्या है, इसके अपोजिट करें। अब देखें बेटा, मिसाल ये एक लंबा सा पॉलीमर है, इसमें बहुत सारे मोनोमर आपस में पहले जुड़े हुए हैं। अब इन मोनोमरों को हमें अलग करना है, इसके लिए हमें नंबर 1 जो चीज चाहिए वो क्या है, वाटर, पानी। यहां पे पानी ऐड करेंगे, ये हमने पानी ऐड किया। अब इस पानी को पहले तोड़ा जाएगा। इस पानी को तोड़ने के लिए एक एंजाइम कैटाबोलिज्म के प्रोसेस में यूज होता है। इस बेटा एंजाइम का नाम है हाइड्रोलेज। इसके नाम से जाहिर है एंजाइम के, हाइड्रोलेज, हाइड्रो माना वाटर, लेज माना तोड़ने वाला। ये वो एंजाइम है जो पानी को तोड़ेगा। ये एंजाइम पानी को तोड़ेगा तो पानी से निकलेगा हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन। अब ये हाइड्रोजन आयन रिएक्ट करेगा एक मोनोमर के साथ, OH रिएक्ट करेगा दूसरे मोनोमर के साथ। तो नतीजे में क्या होगा, ये इनका जो बॉन्ड है इन मोनोमर के बीच में ये टूट जाएगा। ये बॉन्ड जैसे टूटेगा तो इस बॉन्ड से एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी को कैप्चर किया जाएगा इनटू ATP में, ATP बनेगी यहाँ पे। फिर ये दूसरा पानी हमें चाहिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। जितने बॉन्ड उतने हमें पानी यूज करने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मिसाल है ये 6 मोनोमर हैं तो -1 करें। 6 मोनोमर है तो बॉन्ड 5 हैं, 5 पानी देने पड़ेंगे। यहाँ 5 पानी बने थे 6 मोनोमर को मिलाने के लिए, 5 बॉन्ड बने थे, 5 पानी रिलीज हुए थे। यहाँ पे 5 पानी देंगे, 5 बॉन्ड टूटेंगे। एंजाइम एक ही काफ़ी है, या 1 है या 5 है, वो अलग चीज़ है, एंजाइम में हम पढ़ेंगे। बहरहाल आगे देखें। अब यहाँ पे दूसरा पानी यूज होगा, वो पानी टूटेगा, ये एंजाइम तोड़ेगा, उसका हाइड्रोजन ये करेगा एक मोनो के साथ, OH दूसरे के साथ। ऐसे क्या हो रहा है बेटा, बॉन्ड टूट रहा है। ऐसे हर जगह पे ATP प्रोड्यूस हो जाएगी। 5 बॉन्ड टूटे तो 5 ATP बनेगी, यानी कि यहाँ पे एनर्जी बन रही है। ये जो बॉन्ड की एनर्जी है ये यूटिलाइज हो रही है एक और एनर्जी मॉलिक्यूल बनाने में। सिंपल लफ्जों में यूँ समझो। फिर आगे हर एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या देना पड़ रहा है, हमें पानी देना पड़ रहा है। यहाँ पे पानी यूज हुए H2O, और H2O यहाँ पे बन रहा है, टूट रहा है, टूट रहा है, पानी टूट रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन OH में। तो यहाँ पे पानी टूट रहा है तो इस कंडीशन को हम बेटा कहेंगे हाइड्रोलाइसिस। तो याद रखना बात कि कैटाबोलिज्म जो प्रोसेस है इसमें हाइड्रोलाइसिस होता है, मींस ब्रेक डाउन ऑफ वाटर होता है। पानी टूटेगा, वो जाके इस बॉन्ड को आगे तोड़ेगा। नतीजे में क्या होगा, ये सारे मोनोमर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ये सेपरेट हो गए, सारे के सारे मोनोमर एक दूसरे से अलग हो गए। और यहाँ पे
हर मोनोमर जो है उसको तोड़ने के लिए हमने क्या ऐड किया बेटा, पानी यूटिलाइज हुआ, वाटर। अब ये 6 मोनोमर थे तो कितने पानी के मॉलिक्यूल यूज हुए, 5। फॉर एग्जाम्पल कितनी एटीपी बनी, वो भी 5 एटीपी बनी। तो यहाँ पे चीजें बनी है, वो एनर्जी बनी है, मॉलिक्यूल बना है, इसका नाम है एटीपी। तो यहाँ पे फर्क नजर आ रहा है आपको बेटा। ये जो कैटाबोलिज्म है इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। ये मॉलिक्यूल बड़े बड़े टूटेंगे ना तो इससे एनर्जी रिलीज होगी। तो इसको हम कौन सा प्रोसेस कहेंगे, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। कैटाबोलिज्म इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, याद रखें। एक्सो मीन्स बाहर निकलेगी, थर्मिक माना एनर्जी। इसमें जो है एनर्जी है वो रिलीज होगी जब व्हेन बॉन्ड इज ब्रोकन, जब इन मोनोमर के बीच में बॉन्ड टूटेगा तो उससे एनर्जी रिलीज होगी। अब ये जो रिलीज हुई है एनर्जी, इससे या तो एटीपी बनेगी और कुछ जो एनर्जी है 60% तकरीबन एनर्जी वो रिलीज भी होती है बॉडी से। यही वो एनर्जी है जिसकी वजह से आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। सर्दियां आती है, आपने नोट किया है कि बाहर टेम्परेचर 0 लगा पड़ा है, फिर भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर तो 37 का 37 ही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, बाहर तो माइनस पड़ा है, 0 लगा पड़ा है। ये अपने आप थोड़ी हो रहा है, आपका जिस्म अंदर से गर्माश हीट पैदा करता है और वो हीट, ये प्रोसेस है कैटाबोलिज्म के जरिए। कैटाबोलिज्म का एक मिसाल है, इसका नाम है बेटा बहुत ही मशहूर रेस्पायरेशन। आपका जो ये रेस्पायरेशन प्रोसेस है ना, ये कैटाबोलिक रिएक्शन है, रेस्पायरेशन, जिसमें क्या होता है, खाना है, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये टूटते हैं, उससे एटीपी बनती है, वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं कार्बन से पानी। तो रेस्पायरेशन टोटली कैटाबोलिक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बगैर ये खाना टूटेगा जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एटीपी बनेंगी, एनर्जी भी रिलीज होगी। तकरीबन आपकी बॉडी में जो रेस्पायरेशन होती है उसमें 60% जो उसकी एनर्जी होती है वो लॉस होती है हीट की फॉर्म में। 40% जो आपकी बॉडी है वो उस एनर्जी को कैप्चर करती है एटीपी की फॉर्म में। जैसे छोटा सा मिसाल लें, जब एक ग्लूकोज टूटता है तो उसमें 673 किलो कैलोरी की एनर्जी रिलीज होती है। उस 673 किलो कैलोरी एनर्जी में से 263 जो है किलो कैलोरी एनर्जी वो यूज होती है एटीपी बनाने में। बाकी जो 410 तक जो किलो कैलोरी की एनर्जी है वो रिलीज होती है बॉडी से। वो लाजमी भी है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, एंजाइम के लिए नॉर्मल कंडीशन रखनी है, एंजाइम तभी काम करेंगे, बॉडी के मैकेनिज्म तभी हो पाएंगे, तो एनर्जी का रिलीज होना भी लाजमी है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो 100% एनर्जी को कंजर्व कर सके, ठीक है ना। ज़्यादा आप फिजिक्स वगैरह पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा पता होगा। तो ये थी मोटी मोटी ये चीज़ें कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म। होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट इसमें थोड़ा फर्क भी देख लें। बड़ा एनाबोलिज्म में एटीपी यूज हुई, ठीक, बाण बनाने के लिए। कैटाबोलिज्म में एनर्जी बनी थी, इसमें एनर्जी दी गई थी, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और इसमें एनर्जी रिलीज हुई है। जैसे आप बिरयानी वगैरह बनाते हैं या कोई भी सब्जी वगैरह पकाते हैं तो ये क्या है, एनाबोलिक रिएक्शन है, तभी वो चीज़ें बनती हैं, एनर्जी देनी पड़ती है। वही बिरयानी वगैरह आप खाएंगे, वो अंदर बॉडी में जाके क्या होगा, वो एनर्जी आपको देगी, तो वो क्या होगा, कैटाबोलिज्म होगा। एनाबोलिज्म में बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, कैटाबोलिज्म में वही बड़े मॉलिक्यूल टूटेंगे इनटू स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल में। जैसे यहाँ पे बेटा कैटाबोलिज्म में आपका ये प्रोटीन टूटेगा इनटू अमीनो एसिड में, आपका ये लिपिड है ये टूटेगा इनटू फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, आपका डीएनए आरएनए ये टूटेंगे इनटू न्यूक्लियोटाइड में, आपका कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट मिसाल वो टूटेगा इनटू ग्लूकोज में। सिंपल इसी को हम कहेंगे कैटाबोलिज्म। और ये दोनों ही प्रोसेस याद रखें, ये सब जानदार में होते हैं, हर सेल में होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सेल में कैटाबोलिज्म हो रहा है दूसरे में एनाबोलिज्म हो रहा है, नहीं, हर सेल में मेटाबोलिज्म होता है, याद रखें।
हर सेल में मेटाबॉलिज्म होता है, हर सेल के अंदर ये दोनों ही प्रोसेस होते हैं, मगर होते हैं अलग अलग ऑर्गेनेल में। जैसे ये सेल है, इसमें ये ऑर्गेनेल राइबोसोम है, क्लोरोप्लास्ट है, आपका क्लोरोप्लास्ट के अलावा क्रोमोप्लास्ट है, ये क्या करते हैं, गोल्गी बॉडी है, ये एनाबॉलिज्म करते हैं, ये ऑर्गेनेल 3-4। ऐसे आपका लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या कर रहे हैं, कैटाबॉलिज्म कर रहे हैं, सिंपल। ऐसे एंजाइम के भी 2 किस्म हैं, कुछ मॉलिक्यूलों को बनाने में भी होते हैं, कुछ तोड़ने में होते हैं। जो तोड़ते हैं वो मॉलिक्यूल बनाएंगे नहीं, जो बनाएंगे वो तोड़ेंगे नहीं। तो एंजाइम की प्रेजेंस में ये ऑर्गेनेल आपके स्पेसिफिक ऑर्गेनेल स्पेसिफिक काम करते हैं, जिसको हम ये प्रोसेस कहेंगे, और ये लाजमी प्रोसेस हैं आपके नीड वगैरह के टाइम भी। ऐसे और मिसाल है, अपन जो खाना खाते हैं बेटा, वो अपने मुंह में आता है, स्टमक में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जाता है। ये खाना क्या है, टूट रहा है, बन रहा है, ये टूटता है स्मॉल मोनोमर्स में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेशन हो रही है, आपका सलेवा, आपके दांत, आपका स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या कर रहे हैं, कैटाबॉलिज्म करते हैं, मॉलिक्यूलों को तोड़ते हैं ये। तो ये सारा था आपका ये मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट। अब आगे हम लेक्चर आपका आएगा नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। ओके।